वेलकम स्टूडेंट। आज देखिए हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। आज जितने भी होंगे उतने न्यूमेरिकल्स हम आज कर लेंगे। आज एंड ही कर लेते हैं। 115 हो चुके हैं, अब 150 का हमारा टारगेट था, आज हम 150 कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 115 नंबर का, और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, for first order gas phase reaction, A gas gives twice B gas plus C gas. P0 be the initial pressure of A and Pi is the total pressure at time t. तो Pi नहीं है, क्या चाहिए? Pt चाहिए। तो Pt is the total pressure at time t. Integrated rate equation is. तो देखिए, हमें ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है। A gas gives twice B gas plus C gas. P0 ये इनिशियल प्रेशर ऑफ ए दिया हुआ है एंड Pt ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है सारे गैसेस का एट टाइम t। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन तैयार करना है। बहुत ही आसान है बच्चों। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फटाक से रिएक्शन लिख लेंगे। ए गैस गिव्स बी गैस, बी का कोएफिशिएंट कितना? ट्वाइस प्लस सी गैस। तो ए गैस गिव्स ट्वाइस बी गैस प्लस सी गैस। तो इनिशियली प्रेशर कितना है बच्चों? P0 है। देखो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P0 दिया हुआ है, इनका इनिशियल प्रेशर कितना होगा? 0 क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट तैयार नहीं होंगे, और प्रोडक्ट तैयार नहीं हुए तो यहाँ पे किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा? 0 रहेगा प्रोडक्ट साइड पे। तो जब टाइम t इज इक्वल टू t है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ ये रिएक्ट हुआ होगा, और ये रिएक्ट हुआ है, कुछ मोल ऑफ ए रिएक्ट हो जाएंगे, तो कुछ मोल ऑफ ए रिएक्ट होने की वजह से ए का पार्शियल प्रेशर समझो क्या हो गया? x से डिक्रीज हो गया। तो n मोल ऑफ ए रिएक्ट हो गया ऐसा समझो, तो n मोल ऑफ ए का प्रेशर कितना? x से डिक्रीज हो गया। तो n मोल ऑफ ए के बदले में 2n मोल ऑफ बी, 1 मोल से 2 मोल बी मिलता है, तो n मोल से 2n मोल मिलेगा। अब n मोल ए का पार्शियल प्रेशर x है, तो 2n मोल बी का प्रेशर उसी टेम्परेचर कंडीशन पर कितना रहेगा? ट्वाइस x रहेगा। C और A का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो जितने मोल A रिएक्ट हुआ उतने मोल C तैयार होगा, और इसलिए n मोल ऑफ A का पार्शियल प्रेशर x है, तो n मोल ऑफ C का भी पार्शियल प्रेशर कितना होगा? x होगा। अब हमें PT पूछा है, हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछा है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, जहां पे A यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, A माइनस एक्स यानी AT की वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। लेकिन ये गैसियस रिएक्शन है, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन के बदले में क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर लिख सकता हूँ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए सेम इक्वेशन कैन बी रिटर्न 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10। इनिशियल प्रेशर कितना? P0 एंड व्हाट इज A माइनस एक्स? P0 माइनस एक्स, बराबर है। A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? P0 माइनस एक्स है। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो देखो, हमें PT यानी टोटल प्रेशर एट टाइम t दिया है, एंड PT की वैल्यू क्या होगी? ये देखो, P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या होगा? P0 प्लस ट्वाइस एक्स, बराबर है। इस पर से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? Pt माइनस P0 डिवाइड बाय 2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? P0 इधर जाएगा तो Pt माइनस P0, और 2 इधर भेज देंगे तो Pt माइनस P0 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10। A की वैल्यू है P0, ये P0 यहाँ पे एज इट इज माइनस, और x की वैल्यू कितनी है भैया? Pt माइनस P0 अपॉन 2। बस अब इसे हमें रीअरेंज करना है, आंसर आ गया। तो K इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम? 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10। अब देखो, ये 2 से हम इधर चले जाएंगे, P0 ट्वाइस P0 माइनस माइनस प्लस P0 क्या होगा? ट्वाइस P0 माइनस Pt माइनस P0 अपॉन क्या है? 2, बराबर है। सॉरी, अपॉन क्या है? 2। तो ये 2 मैंने एलसीएम निकाल लिया। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log टू द बेस 10 ट्वाइस P0 अपॉन ट्वाइस P0 माइनस माइनस प्लस P0, मतलब कितना होगा? थ्राइस P0 माइनस क्या है? Pt। तो दिस विल बी अवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन।
तो क्या होगा थ्राइस P0 माइनस PT, ऑप्शन इज बी। तो देखिए आप शांति से इसे देख सकते हैं और किस तरह से सॉल्व किया गया वो भी देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ थोड़े से लेंदी है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स आए तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए, इसलिए इस न्यूमेरिकल की हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम जाते हैं। क्या दिया है, आफ्टर 2 आवर्स द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस becomes 1/16 of the original amount, then the half life in a minute is। तो बहुत ही आसान है ये। तो आफ्टर 2 आवर्स 1/16 ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या हो गया, बच गया है। द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम्स 1/16 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, मतलब जितना लिया था उसके 1/16 अब बाकी बचा है। अब फ्रैक्शन में बताया है तो हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज होता तो हम 100 से स्टार्ट करते। तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि 2 घंटे के बाद 1/16 अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड, देन हाफ लाइफ इज। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन है तो 1 से स्टार्ट करेंगे भाई। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहले टीआप में कितना हो जाएगा 1/2, दूसरे टीआप में कितना हो जाएगा 1/4, तीसरे टीआप में कितना हो जाएगा 1/8 और चौथे टीआप में कितना हो जाएगा 1/16। अब 1/16 रिएक्टेंट बचने के लिए कितने टीआप हो गए हैं 1 2 3 और 4। तो 4 टीआप की वैल्यू 2 घंटे है। 2 घंटे मतलब कितना है 120 मिनट है। तो 4 टीहाफ यानी 120 मिनट, तो टीहाफ यानी कितना बच्चों, तो 30 मिनट आएगा। तो टीहाफ इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कितना होगा 30 मिनट्स, बराबर है। तो आप इस तरह से जा सकते हो, या तो फिर आप 80 इज इक्वल टू A0/2n ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो इस तरह से करोगे तो आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, बराबर है। तो फ्रैक्शन बोला इसलिए 1 से स्टार्ट किया है, परसेंटेज बोला होता तो 100 से स्टार्ट किया होता। तो 1/16 तक चले जाएंगे, 1/16 बचा हुआ है, तब तक कितने टीआप हो चुके हैं 4 टीआप यानी 2 घंटे यानी 120 मिनट, तो 1 टीआप यानी कितना 30 मिनट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ऐसा अगर कर्व लाइन आया तो ये किसके लिए होता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ये किसके लिए होता है, 0 ऑर्डर के लिए। इस तरह का ग्राफ, ऐसे ग्राफ हमें नहीं मिलते कभी, बराबर है। ऐसे ग्राफ हमने देखे नहीं हैं। तो या तो आंसर अगर 0 ऑर्डर होता तो हम लास्ट डी बताते आंसर, और फर्स्ट ऑर्डर होता तो आंसर ए बताते। तो यहाँ पे जरूर क्या होगा, आंसर डी दिया है तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन ऐसा लिखा होगा। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए सवाल पूछा है तो आंसर डी होगा, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर सवाल पूछा है तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया नहीं था, इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, ऑर्डर बताया होता तो हमारा आंसर भी झट से चला आता। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट concentration of A equal to 0.2 molar is 1 × 10⁻² mole per minute. The half life period of the reaction is। तो हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, रेट दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो हम आर और ए कॉन्सेंट्रेशन से के निकालेंगे, और के मिला तो हमें टी हाफ भी निकालते आएगा। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू क्या है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो के इज इक्वल टू क्या है, आर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 1 × 10⁻² एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.2। तो कितना आएगा ये 5 × 10⁻²। तो ये के की वैल्यू आ गई, बराबर है। के की वैल्यू आ गई, बराबर है। अब हमें के की वैल्यू मिल गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें टी हाफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो आर दिया हुआ है, ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब दिया है, पर मिनट दिया है, मतलब ये आंसर के का कितना आएगा रे, पर मिनट में आएगा, बराबर है। पर मिनट में आएगा, और हमें आंसर किस में निकालना है, सेकंड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे के का यूनिट क्या है, पर मिनट है। अब टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या है रे के। तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻² मिनट इनवर्स। इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻² को, तो क्या होगा रे 10⁻+2 का 69.3 अपॉन 5, और ये यूनिट होगा मिनट, बराबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 69.3 है, तो 70 समझ लेते हैं इसे। 70 समझ लेंगे तो कितना आएगा, 5 × 1 = 5, बचे कितने रे 2।
14 पंचे 70, तो 14 मिनट के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो टी हाफ की वैल्यू 14 मिनट के पास, लेकिन यहाँ पे सारे क्या आ रहे हैं, सेकंड में है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 मिनट इन सेकंड? तो 14 इंटू कितना आ रहा है, 60, बराबर है। तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 1 और 2, ये कितने हो गए 8 और 8 0, तो 840 सेकंड, दिस विल बी द आंसर। तो 840 सेकंड के आसपास कौन है? तो देखो बाकी के आंसर बहुत दूर दूर तक मैच नहीं होते, ये अकेला एक ऑप्शन है जो 840 के आसपास आता है, तो इसलिए आंसर क्या है ये। अब हमारा आंसर 840 क्यों आया? क्योंकि मैंने 69.3 को क्या समझा है, 70 समझा है, इसलिए मेरा आंसर आ गया 14 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, कुछ नहीं है। आप एक्यूरेसी मेंटेन करने के झंझट में भी मत पड़िएगा, आप भी बोल्ड कैलकुलेशन कीजिएगा, और बोल्ड कैलकुलेशन करने से पहले आप एक बार ऑप्शन की तरफ देख लीजिएगा। ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है, तो आप कितना भी ज्यादा बोल्ड कैलकुलेशन कर सकते हो, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन हाँ, आंसर अगर बहुत क्लोज है तो उस वक्त फिर बोल्ड कैलकुलेशन करके फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल भी गिने चुने होते, मतलब आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। वो जानबूझ के, उनको भी मालूम है 45 सेकंड के अंदर बच्चों को सवाल सॉल्व करना है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा देते हैं वो, मतलब बोल्ड कैलकुलेशन करने वालों का वहां पर ढेर सारा फायदा होता है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है 119वां। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये बाय नहीं, ये क्या चाहिए, टू चाहिए। टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू अ फैक्टर ऑफ 1/4 is 20 minutes. The time required to reduce the initial concentration by factor of 1/16 is. तो देखिए पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू अ फैक्टर ऑफ 1/4, मतलब जितना लिया था उसका 1/4 बाकी बचा है, मतलब कितना रिएक्ट हो चुका है, 3/4। मतलब हमने 1 से स्टार्ट किया था तो 1/4 के पास जाके पहुंचे, मतलब कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, 3/4 रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ है, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगा है बच्चों, 20 मिनट लगा है। तो व्हाट विल बी द टी हाफ? टी हाफ कितना होगा रे, 10 मिनट होगा, बराबर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 75% इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस टी हाफ होता है। तो 75% कंप्लीशन के लिए 20 मिनट लगता है, तो आधा कंप्लीट होने के लिए कितने मिलेंगे, 10 मिनट। अब देखिए, अब एक का आधा हो जाएगा, आधे का 1/4 हो जाएगा, 1/4 का 1/8 हो जाएगा, और 1/8 का 1/16 हो जाएगा। तो कितने टी हाफ लगे भाई, 3, 4 टी हाफ लगे। 4 टी हाफ लगे तो 4 टी हाफ यानी कितना समय होगा रे, 4 × 10 मिनट, दैट इज 40 मिनट्स। तो यहाँ पे बाय नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, यहाँ पे रिड्यूस टू चाहिए था। तो कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू 1/4, मतलब 3/4 रिएक्ट हुआ है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है 20 मिनट में, तो टी 75% 20 मिनट है, तो टी हाफ कितना होगा, 10 मिनट। अब 1/16 रिएक्टेंट बचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 से आधा होगा, आधे से 1/4 हो गया, 1/4 से 1/8 हो गया, 1/8 से 1/16 हो गया, तो कितने टी हाफ लगे, 4। एक टी हाफ 10 मिनट का, तो 4 टी हाफ कितने, 40 मिनट के, इसलिए आंसर क्या है ये। तो यहाँ पे रिड्यूस बाय नहीं, क्या चाहिए, रिड्यूस टू चाहिए, तब हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन है ट्वाइस ए मोल ऑफ गैस गिव्स बी मोल ऑफ गैस प्लस सी मोल ऑफ गैस। इनिशियली ए का कितना प्रेशर है बताया नहीं है, लेकिन बी और सी का प्रेशर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वो तैयारी नहीं हुए हैं। एट टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट, क्या हालत है हमें मालूम नहीं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें बोला गया कि प्रेशर कितना है, 200 पास्कल है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन प्रेशर कितना है, 200 पास्कल है, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन कुछ बचा नहीं है, ये कुछ बचा नहीं है, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0। अब जितने मोल बी तैयार होंगे उतने मोल सी तैयार होंगे, क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का प्रेशर 200 है, तो हर एक का प्रेशर कितना होगा, 100। तो बी का भी 100 एंड सी का भी क्या होगा, 100 होगा। इस तरह से दोनों का टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 200। अब फाइनली 200 पार्शियल प्रेशर आ गया, 200 पास्कल पार्शियल प्रेशर आ गया। अब फाइनली कितने मोल बी एंड सी तैयार होंगे, उतने मोल हमने ये लिया होगा।
अब फाइनली एन मोल ऑफ बी एंड एन मोल ऑफ सी तैयार हुए, तो एन मोल ऑफ बी एंड एन मोल ऑफ सी तैयार करने के लिए हमने इनिशियली कितने लिए होंगे, ट्वाइस एन मोल ऑफ ए लिए होंगे। अब लास्ट में एन मोल ऑफ बी प्लस एन मोल ऑफ सी यानी 2n मोल ऑफ गैस का प्रेशर 200 है, तो इनिशियली 2n मोल ऑफ ए का प्रेशर भी कितना होगा, 200 होगा। इसलिए इनिशियली 2a का प्रेशर कितना है, 200 है, क्योंकि फाइनली जितने मोल गैस तैयार हो रहे हैं उतना ही गैस इनिशियली प्रेजेंट था। फाइनली जितना प्रेशर होगा गैसियस रिएक्शन का उतना ही इनिशियली होगा, क्योंकि फाइनली 2 मोल ऑफ गैस है, 2n मोल ऑफ गैस है, तो प्रेशर 200 है, तो इनिशियली भी कितने होंगे, 2n मोल ऑफ ए होगा, तो 2n मोल ऑफ ए का भी प्रेशर कितना होगा, 200। तो इनिशियल कंडीशन पर हमें 2a का प्रेशर मिल गया 200, b का 0, c का 0, एंड पर a का 0, b का 100 और c का 100। अब t इक्वल टू 10 पर क्या हो चुका है, कुछ ना कुछ प्रेशर a का डिक्रीज हो गया, तो 2n मोल ऑफ ए डिक्रीज हो गए, ऐसे समझो, तो 2n मोल ऑफ ए डिक्रीज हो गए, तो 2n मोल ए का प्रेशर 2x से डिक्रीज हो गया, तो b का कितने से बढ़ेगा, x से, एंड c का भी कितने से बढ़ेगा, x से। 2n मोल ऑफ ए का प्रेशर 2x है, तो n मोल ऑफ b का प्रेशर कितना होगा, x, n मोल ऑफ c का प्रेशर कितना होगा, x। नंबर ऑफ मोल आधे हुए तो प्रेशर भी क्या होता है, आधा होता है, बराबर है। अब ये है अपना पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट t इक्वल टू 10, तो पार्शियल प्रेशर की सम करेंगे तो टाइम t इक्वल टू 10 मिनट पर हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो देयरफॉर PT एट 10 मिनट कितना होगा रे, 200 माइनस 2x प्लस x प्लस x, तो कितना आएगा 200, बराबर है। और यहाँ पे क्या दिया है, 300 दिया हुआ है। जरूर इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है बच्चों, स्टैचोमेट्री में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, बराबर है। स्टैचोमेट्री प्रॉब्लम है क्योंकि ये 300 इक्वल टू 200 तो कभी आ ही नहीं सकता, 300 इक्वल टू 200 कभी आ ही नहीं सकता, मतलब इसके स्टैचोमेट्री में कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए सवाल ही रॉन्ग है, तो छोड़ देते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो 100% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगता है भाई, ट्वाइस टी हाफ लगता है। टी हाफ की वैल्यू क्या है, a0/2k, तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी 100% कंप्लीशन के लिए a0/k, तो आंसर क्या रहेगा, सी। ये तो आपके फार्मूला लर्निंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दिया है, 14.26 मिनट, द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज आफ्टर 50 सेकंड इज, तो 50 सेकंड में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कर पाएंगे, तो टी हाफ दिया हुआ है बच्चों, देखिए टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 14.26 मिनट, मतलब 14.26 इंटू 60 सेकंड्स, टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, बराबर है। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज आफ्टर 50 सेकंड, तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, तो ये क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों, बराबर है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज है तो हम कितना लेंगे, 100, तो ए की वैल्यू कितनी है, 100। अब हमें x की वैल्यू परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड ढूंढना है एट 50 सेकंड, तो ये हमारा एम है। तो कैसे करेंगे, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, सॉरी इक्वेशन लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, बराबर है। k की वैल्यू कितनी है, k यानी क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 14.26 इंटू 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, 50 सेकंड इंटू log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब सबको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या होगा, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.693 इंटू 50 अपॉन 14.26 इंटू 60 इंटू कितना रहे, 2.303। अब 2.303 बन जा 2.303 एंड 0.3 जा 0.693, तो ये आता है, बराबर है। फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 अपॉन 14.26 इंटू 60, बराबर है।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 14.26 अप्रोक्सीमेटली हम बोल्ड कैलकुलेशन करेंगे। 14.26 को 15 समझ लिया तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 3 कैंसिल 1/60 आ गए। सॉरी 1 बाय कितना आ गया ये 1/60 आ गया। तो 1/60 आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 इंटू 10 टू द पावर -1 तो 0.1666 आता है वो। तो 0.17 इंटू 10 टू द पावर -1 मतलब 0.017 आएगा। तो log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है 0.017 आई हुई है। अब 0.017 का एंटी लॉग हमें देखना पड़ेगा। अब ये तो हमें किताब में ही मिलेगा। तो 0.017 का एंटी लॉग कितना आता है 1.01। तो दोनों तरफ अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.041 बराबर है। तो अब a की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 1.041। तो ये 100 इज इक्वल टू 104.1 माइनस कितना रहे माइनस कितना आएगा 1 माइनस कितना आएगा 1.041 एक्स आएगा बराबर है। तो इस x को इधर लेके जाएंगे 1.041 एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा रे 4.1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो x की वैल्यू आएगी देखो अब ये 4.1 अपॉन क्या आएगा 1.041। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या चाहिए 4.1 अपॉन 1.041 है तो 4.1 को अप्रोक्सीमेटली 4 समझो एंड 1.041 को कितना समझो 1 मतलब ये 4/1 के आसपास है। तो आंसर क्या होगा 4%। तो इसको दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं बच्चों, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल आते भी कितने हैं। अब आपने नीट की एग्जाम देखे गए 3 साल में इतने आसान आसान न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल की संख्या भी कम आ रही है और दूसरी बात है कि आसान न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इतने हार्ड नहीं आते। लेकिन अपना नसीब मालूम है हमें कैसा है, तो इसलिए हम तैयारी रख लेंगे पूरी। इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल को भी डील करने की हमें आदत चाहिए। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब अगेन यहाँ पे उन्होंने स्लोप के बारे में कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और स्लोप के बारे में बिल्कुल भी कुछ बताया नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ये होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम होगा। तो ग्राफ क्या होगा इस तरह का। ऐसा सवाल हुआ है अपना पहला। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम ऐसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इस तरह का होगा। मतलब रिएक्शन क्या है रही है, ग्राफ देखकर पता चला कि क्या है, रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। तो रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। तो हमें क्या पूछा है, तो ग्राफ ऑफ माइनस dx बाय dt एंड टाइम, तो माइनस dx बाय dt वर्सेस टाइम t, मतलब रेट ऑफ जीरो ऑर्डर वर्सेस टाइम t। तो हमें मालूम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो भी होता है बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमें रेट वर्सेस टाइम ये जो ग्राफ मिलेगा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस। इसलिए आंसर क्या है सी है, बराबर है। इसलिए आंसर क्या है सी है। डी ऑप्शन भी यहाँ पे लिखा नहीं, चलो जान दो, आंसर क्या है सी है। तो हमें इस ग्राफ पर से अंदाजा आ गया कि रिएक्शन किसकी है, जीरो ऑर्डर की है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में माइनस dx बाई dt वर्सेस टाइम, तो माइनस dx बाई dt यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं बच्चों, क्या है रेट है। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है तो जीरो ऑर्डर में रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ऐसा आंसर चाहिए था। ये डी ऑप्शन दिया है हाइपरबोला, ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ पर सवाल अब पूछे जाएंगे आपको। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अब आने वाले जो ग्राफ है वो क्या रहेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आपने ग्राफ की तरफ जरा सा ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल जो है उसके तरफ हम जाते हैं। देखिए, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/4 इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 1/4 कर दूंगा तो व्हाट हैपन्स टू द टी हाफ। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, तो हमें मालूम है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1/4 हुआ तो टी हाफ भी क्या होगा, 1/4 होगा, बराबर है। इस तरह से हम ये सवाल देख सकते। फॉर द रिएक्शन आर गिव्स अ पी
a graph of r against time is found to be a straight line with a negative slope. What is the order of reaction? तो हमें बच्चों दो ही रिएक्शंस दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विथ नेगेटिव स्लोप, मतलब रिएक्शन के ऑर्डर क्या होंगे? जीरो ऑर्डर. अब भी देखा है हमने, बहुत ही सिंपल सा था. ठीक है. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकंड. द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज, के पूछा है, टी हाफ दिया हुआ तो के पूछा है, तो के इज इक्वल टू क्या है? 0.693 अपॉन टी हाफ. कितना है? 0.693 अपॉन कितना है? 1386 है. बराबर है. इसको हम सॉल्व करेंगे. 693 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन कितना रहे? 1386. 693 टू ज़ा 1386, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. बराबर है. 10 टू द पावर आंसर क्या आएगा? सेकंड भी आएगा. तो इस तरह से आसानी से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं. देखिए अब ये है इन होमोजेनस रिएक्शन, ये गिव्स, देखो ये होमोजेनस रिएक्शन दी हुई है, मतलब गैसेस रिएक्शन है ये. गैसेस रिएक्शन में 1 मोल ए से हमें क्या मिला है? 3 मोल गैसेस मिले, 1 मोल बी, 1 मोल सी और 1 मोल डी. तो इनिशियल प्रेशर वाज P0, आफ्टर टाइम T इट वाज P. एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ P0, P एंड T विल बी. तो कुछ नहीं है, हमेशा की तरह आपको करना पड़ेगा. बराबर है. अब ऐसा सवाल आया तो क्या करना है? तो रिएक्शन लिख लेना आपने. ए गिव्स B प्लस C प्लस D. इनिशियल प्रेशर कितना है? P0. इनका सबका कितना है? 0. तो P0 माइनस x है, AX है, AX है, AX है. तो व्हाट इज PT रे? इन तीनों की, चारों की पार्शियल प्रेशर की सम करना है. तो कितना आएगा? P0 प्लस 2x. तो PT इज इक्वल टू क्या मिला है? P0 प्लस 2x. तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? PT माइनस P0 अपॉन 2. तो ये वैल्यू रख दो हमारे रेट लॉ में, तो आपको क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 P0 अपॉन P0 माइनस x की वैल्यू कितना है? PT माइनस P0 अपॉन 2. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2.303 अपॉन T ट्वाइस P0 अपॉन थ्राइस P0 माइनस PT. दैट विल बी आवर आंसर. तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं. देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ना ही हमें, थ्योरेटिकल है ये. द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. द रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये तो ग्राफ पर से ही हमें पता चल गया. नेक्स्ट देखो सवाल क्या है. तो हमें मालूम है कि इज इक्वल टू कितना है? 2.303 लॉग ऑफ 2 अपॉन टी हाफ. बराबर है. टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 अपॉन के की वैल्यू कितनी है? 6.909. तो कितना आएगा? 1/3. बराबर है. तो टी हाफ की वैल्यू बच्चों हमें मिली 1/3 लॉग ऑफ 2. अब T 75% यानी क्या है? 2T हाफ है. 2T हाफ है तो 2 इंटू 1/3 लॉग ऑफ 2 है, मतलब आंसर क्या आएगा? 2/3 लॉग ऑफ 2 आएगा. आंसर क्या आएगा? ए. इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिएगा. अब ये भी आसान दिख रहा है, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे. द हाफ लाइफ ऑफ reaction is inversely proportional to the square of initial concentration of the reactant, then the order of reaction is. So T half is inversely proportional to the square of initial concentration, but we have general relation T half is inversely proportional to a to the power 1 minus n. 1 minus n की वैल्यू बच्चों 2 है, तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा. तो जस्ट कंपेरिजन से हमें आंसर आता है. नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम. The rate equation for reaction A gives B is R is equal to K into A to the power 0. If the initial concentration of reactant A is a mole per dm cube, half life period of the reaction is. अब जैसे मैंने रेट लॉ देखा है, A की पावर 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है भाई? A/2K. आंसर इज लास्ट डी. बराबर है. तो आंसर क्या है? लास्ट डी है. नेक्स्ट देखो. अब ये तो हमेशा बार बार हमने सॉल्व किया है, क्या है इसका देख लेते हैं.
द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है, N2O5 gives NO2 plus NO3. Proceed as a first order reaction with half-life period of 30 seconds at certain temperature. If initial concentration N2O5 is equal to 0.4 molar, what is the rate constant for the reaction? अब T-half दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एंड रेट कांस्टेंट पूछा है हमें, तो हमें रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें K निकालने के लिए T-half ही सफिशिएंट है, 0.693 अपॉन T-half. 0.693 अपॉन T-half की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 सेकंड. तो इसे सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा नीचे, ये आएगा 0.231, मतलब कितना आएगा? 0.0231. दिस विल बी द आंसर. इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. ये जानबूझ के इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है मिसलीड करने के लिए दी है, मतलब हम कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे और फिर बेवजह टाइम बर्बाद करेंगे और आंसर गलत निकालेंगे. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी. नेक्स्ट है 134 नंबर का सवाल, देख लेते इसे भी सॉल्व करके. बराबर है, देखो. साइक्लोप्रोपेन रीअरेंजेस टू फॉर्म प्रोपीन, और हमें मालूम है ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नोट्स में दिया हुआ है तो हमें लर्न ही करना पड़ेगा. द रेट कांस्टेंट इज 2.714 into 10 to the power minus 3 per second. Initial concentration of cyclopropane is 0.239 molar. What will be the concentration of cyclopropane after 100 second? तो 100 सेकंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन क्या होगा? तो हमें AT निकालना है एट 100 सेकंड. तो AT कैसे निकालेंगे? तो भाई फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. बराबर है. तो K इज इक्वल टू क्या है? 2.303 अपॉन T log to the base 10 A0 अपॉन AT, और हमें AT ही निकालना है. तो K की वैल्यू कितनी है? 2.714 इंटू 10 to the power minus 3 इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना आ रहा है? 100 log to the base 10. A0 की वैल्यू कितनी है? 0.29 अपॉन 80. बस अब 80 की वैल्यू निकालनी है, लॉग भी आपको आना चाहिए. अब इसको 100 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? 2.714 इंटू 10 to the power minus 1 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.29 को मैं 0.3 लिख सकता हूँ बच्चों, अपॉन 80. अब इसे सॉल्व करो ज़रा, कितना आएगा ये? तो ये आएगा 0.2714 अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ऑफ 0.3 अपॉन 80. अब एंटी लॉग ले लो आप, और एंटी लॉग लोगे तो 0.3 अपॉन 80 की वैल्यू आएगी, 80 की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो इस तरह से आप सवाल सॉल्व करो. इसका आंसर जो है वो क्या है? B है. आप इसे कैलकुलेट कर लो. इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा. नेक्स्ट जो सवाल है वो ग्राफ पर का है. देखिए क्या कहता है ग्राफ. द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ T-half of reactant R changes with initial reactant concentration A0. देखो T-half और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, the following graph shows how T-half half-life of reactant R changes with initial reactant concentration A0. तो A0 के साथ कैसे चेंज हो रहा है? देखो 1 अपॉन A0 बढ़ते जा रहा, तो T-half क्या हो रहा है? वो भी बढ़ते जा रहा है. मतलब T-half is directly proportional to 1 अपॉन A0. लेकिन T-half is directly proportional to 1 अपॉन A0 को हम क्या बोलते हैं? T-half is inversely proportional to A0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ T-half क्या है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फंडा मालूम होना चाहिए आपको. अब नेक्स्ट है टाइम टेकन फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट. देन फॉर 19% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो ऐसे न्यूमेरिकल जो है बच्चों, ये ध्यान में रखना है. देखो परसेंटेज बोला है तो 100 से स्टार्ट करेंगे. 100 का 10% रिएक्ट हुआ मतलब बचा कितना? 90. 10% रिएक्ट हुआ कितने मिनट में? 20 मिनट में. 10% रिएक्ट हुआ मतलब 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए. 100 से स्टार्ट किया तो पहले 20 मिनट में 10% रिएक्ट हुआ मतलब 10 मोल रिएक्ट होंगे, बचे कितने? 90. अब दूसरे 20 मिनट में भी 10% ही रिएक्ट होगा, लेकिन कितने के 10%? 90 के. 90 के 10% कितने होते हैं? 9. 9 में से 90 में से 9 गए, बचे कितने? 81. मतलब अब तक कितने मोल रिएक्ट हो चुके हैं 100 में से?
10 मोल पहले रिएक्ट हो गए पहले 20 मिनट में, और 9 मोल दूसरे 20 मिनट में रिएक्ट हो गए। मतलब कितने मोल रिएक्ट हो गए? 19। कितने में से? 100 में से। 100 में से 19 रिएक्ट हो गए, मतलब कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं? 19% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो 19% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा? 40 मिनट। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ ए is the initial concentration and K is the rate constant of zero order reaction, time for reaction to go to completion will be। तो for TC and at T100 zero order reaction के लिए क्या होता है रे? twice T half होता है। twice T half मतलब twice into A 0 by 2K। तो 2 कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर? A by क्या आएगा? तो आंसर इज सेकंड बी। तो ये भी आपने लर्न ही किया है, मतलब इसको इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो इसमें क्या आंसर हो सकता है। Which among the following plots are linear? A minus x is the concentration of reactant remaining after time t। तो A minus x versus time t for first order reaction, A minus x versus time t for zero order reaction, A minus x versus time t for zero order reaction, 1 upon A minus x versus time t for second order reaction, A minus x versus time t for second order reaction। तो हमने पढ़ लिया किसके लिए ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो A माइनस एक्स वर्सेस टाइम t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, स्ट्रेट नहीं मिली थी, कर्व लाइन मिली थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मिला था ग्राफ हमें? ऐसा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम t। यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब यहाँ पे ये जीरो की वैल्यू है और ये सारी वैल्यू किसकी है? ए माइनस एक्स की। तो ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये नहीं हो सकता। 1 अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हो सकता है 1 अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बराबर है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हमें इक्वेशन मालूम है, उस पर से ये भी आता है, मतलब आंसर क्या रहेगा? 2 and 4। तो आपको मैंने टेक्निक बताई थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। या फिर nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? रेट लॉ लिखते हैं कि फिर हमें आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकंड। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? अब रेट कांस्टेंट है भाई, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना है? 0.693 अपॉन क्या है? 69.3। 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 मतलब 0.01, 0.01 आएगा आंसर। बहुत ही आसान है। 141 भी इधर ही देखने को मिल रहा है हमें, 141 सवाल भी इधर ही आया। तो अभी देख लेते हैं इसे। देखो, in a first order reaction A gives B if K is rate constant and initial concentration of reactant A is 0.5 molar, then the half life period is। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेगा? तो T half is equal to क्या रहेगा भाई? ln2 अपॉन K। ये तो फार्मूला ही लर्न ही करेंगे हम। 0.693 अपॉन K बोलेंगे, या तो फिर ln2 अपॉन K बोलेंगे, या तो फिर 2.303 log to the base 10 of 2 अपॉन K बोलेंगे। लर्न ही है हमारा, सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, if 60% of the first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be completed in approximately। तो हमने आपको एक भाई T 60% इक्वल टू 1.33 टाइम्स T हाफ है। तो T हाफ की वैल्यू कितनी होगी? T 60% अपॉन 1.33। तो देखो 60 अपॉन 1.33, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 45 मिनट्स। दोबारा रिपीट हुआ है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है ये? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अब देखिए क्या है? टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही आसान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मालूम ही है, लर्न ही है हमें। अब देखो ये ग्राफ वाला जो है, ग्राफ की तरफ ध्यान देना है बच्चों आपको अच्छे से। मतलब आपको द प्लॉट रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है बच्चों? आंसर ए में, रेट वर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। देखो आर के साथ गफलत नहीं करना है, आर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। तो आंसर क्या है? ये ग्राफ भी हमें लर्न ही है। देखिए अब बहुत ही सिंपल सवाल थे। अब 146 देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड to decompose 75%
इज रिलेटेड टू टी एफ बाय। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 75% कंप्लीशन के लिए कितना लगता है, 2 टी एफ लगता है। लर्न ही है, नींद में से उठकर भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं, बराबर है। तो ये है भाई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है ये। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is 14 seconds. The time required for the initial concentration to reduce to 1/8 of its value. फ्रैक्शन बोलिए तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 से आधा हो जाएगा पहले टी आप में, आधे का 1/4 हो जाएगा दूसरे टी आप में, और 1/4 का हो जाएगा 1/8 तीसरे टी आप में। कितने टी आप लगे, 3 टी आप, बराबर है। तो 3 टी आप की वैल्यू कितनी होगी, तो टी आप है 14 सेकंड, तो फिर 3 टी आप की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 14 दैट इज 42 सेकंड। दिस विल बी द आंसर, बराबर है। तो एक टी आप है 14 सेकंड का, दूसरा टी आप भी 14 सेकंड का, तीसरा टी आप भी 14 सेकंड का। कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा लेकिन टी आप नहीं बदल रहा, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर में टी आप क्या रहता है, कांस्टेंट, इसलिए 42 सेकंड आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल, और ऐसे सवाल आएंगे बच्चों आपको नीट एग्जाम में भी, और आपने ऐसे सवाल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, बराबर है। आपने ऐसे सवाल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एक बार के हार्ड न्यूमेरिकल को ध्यान नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन आसान न्यूमेरिकल्स है उसके तरफ आपका ध्यान जाना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है उसे देख लेते हैं। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, टाइम फॉर हाफ लाइफ ऑल्सो डबल। कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो टीआप भी डबल हो रहा, मतलब टीआप और कॉन्सेंट्रेशन में क्या है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ऐसा कब होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लर्नी है हमें, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। नेक्स्ट देखो क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये भी नींद में से भी उठाएंगे आपको तो बोल सकते हैं आप फटाक से, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड 150 देख लेते हैं। 150 क्या है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। For 0 order reaction, A gives product with specific rate constant K0, linear plot was obtained for A versus T. The slope of the line is equal to. तो 0 order reaction है, concentration versus time T plot करना है। तो 0 order reaction का भाई फार्मूला क्या है, A0 minus AT upon T। तो क्या मिलेगा, KT is equal to A0 minus AT। जिस दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इक्वेशन तैयार करना है। अब देखो AT वर्सेस T प्लॉट करने जा रहे हैं, AT y एक्सिस पे एंड T x एक्सिस पे। तो इक्वेशन किसके साथ मैच होता है, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, विथ नेगेटिव स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू कितनी है रे, -K0। ये माइनस नहीं प्लस चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं हम, तो m की वैल्यू कितनी है, -K, इसलिए आंसर क्या है, बी है। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं हमें। आपने देखा है कि स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आता है। तो आपने nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते हो, उसका इक्वेशन लर्न कर दिया कि उसके ऊपर के सवाल आपको आ जाएंगे, दूसरा तो कुछ पूछेंगे नहीं। तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो जितना हो सकता था मैंने उतना लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब हम भी इसके लिए नए हैं, ये सब कुछ इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो हम भी इसमें फिर स्पीड पकड़ लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है हमें न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। आगे हमें टाइम भी कम लगेगा और रिप्रेजेंटेशन भी इससे अच्छा होगा। अब ये थोड़ा सा डार्क स्लाइड ली गई, पहले बार प्रैक्टिस कर रहे थे, पहली बार हमने तैयार करके देखा है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। लेकिन अब नेक्स्ट इसमें जो भी सारे प्रॉब्लम है वो मैं मिनिमाइज करूंगा, और आपको अच्छा नॉलेज कैसा मिलेगा इसका मैं प्रयास करूंगा। तो आपने वीडियो लेक्चर्स देखें, देखते रहिएगा, भरोसा कायम रखिएगा। हम आपके लिए और अच्छा करते रहेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।